प्राचीन भारत के किस्से कहानियों में हमने कुरुक्षेत्र के बारे में बहुत कुछ सुना है। इतिहास के पन्नों में दर्ज कुरुक्षेत्र की ऐसी कहानियां हैं जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी हैं। उसी कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने न्यूज़ 18 को समय दिया। थैंक यू सर सवाल मैं शुरू करूंगा। भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, मगर सबसे पहले 15 अगस्त नज़दीक है और उसको लेकर पूरा देश, सारे भारतीय काफ़ी उत्साहित हैं और आपका भी लंबा संघर्ष तिरंगे को लेकर हमने देखा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे लिए ये एक जैसे मेरा सपना साकार हुआ हो, जो माननीय प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा एक अभियान छेड़ा है। तो ये मेरा सपना था कि घर घर में लोग जो है देश के सबसे पावन प्रतीक अपने तिरंगे झंडे को दर्शाएं, उससे प्रेरित होकर अपने आप को देश के प्रति समर्पित करें। तो इस तरह की जब हम तिरंगा यात्रा निकालते हैं, और पिछले साल भी एक तिरंगा अभियान चलाया गया, हर घर तिरंगा, तो मैंने उसमें कहा है कि हर घर तिरंगा, हर दिन तिरंगा, कि हम हर रोज, सिर्फ हम 15 अगस्त के आसपास ही नहीं, बल्कि हर रोज हम अपने देश के सबसे पावन प्रतीक अपने राष्ट्रीय ध्वज को दर्शाएं और उससे हर रोज हम प्रेरणा लें। तो अभी हमने पूरे अपने कुरुक्षेत्र के अंदर और पूरे हरियाणा के अंदर जिले जिले में और पूरे देश में मैं समझता हूं कि तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि इसके अंदर बहुत से स्कूली छात्र भी इसके अंदर हिस्सा लेते हैं, बड़े बुजुर्ग भी, नौजवान भी, सब लोग आकर के इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। और इसका हिस्सा लेने का एक ही मतलब है कि हम तिरंगे झंडे के नीचे हम सब एक हैं। सरोजनी नायडू जी ने कहा था कि इस झंडे के नीचे ना कोई राजा है, ना कोई रंग, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब, ना मजदूर है, ना मालिक। इस झंडे के नीचे हम सब एक हैं। यह हमारे महान राष्ट्र की आत्मा और हर एक भारतीय के दिल की धड़कन है। तो इसलिए जब हम तिरंगा लेकर निकलते हैं तो ये इससे बहुत हमें प्रेरणा मिलती है कि हम खुद एक अच्छे एक नागरिक बने, हम राष्ट्र के हितों को आगे रखकर काम करें। और अगर हर व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका अच्छे से निभाएगा तो हम सब मिलकर अपने सपनों के विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। ये कहना चाहेंगे कि ना ही 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, जैसा आपने कहा कि हर दिन तिरंगा होना चाहिए और गर्व के साथ हर भारतीय तिरंगा लहराते हुए नजर आना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूं कि हर रोज हमें अपने देश के सबसे पावन प्रतीक अपने राष्ट्रीय ध्वज से हर रोज हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन 15 अगस्त इस बार हमारा ये 78वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है और ये एक बहुत एक ऐतिहासिक मौका है। और हम जानते हैं कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो इसलिए ये एक बहुत एक विशेष दिन है हमारे हमारे देश के जीवन में। तो इसलिए हमें इस दिन और हमें सोचना चाहिए, हमें हमारे लाखों जो लोग, जो स्वतंत्रता सेनानी, जो देश के लिए बलिदान जिन्होंने दिया, उनको हमें याद करते हुए हमें अपने आप को देश की सेवा में हमें समर्पित करना चाहिए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का विजन है 2047 का, जिस तरीके से वो सोच रखते हैं कि विकसित भारत होगा और वो दिन सारे भारतीयों के लिए गर्व का होगा, उसको लेकर क्या कुछ कर रहे हैं? जो कि हमने देखा कि आप अपने कुरुक्षेत्र की जनता के लिए भी बहुत कुछ करते हुए नजर आए। आपने अभी हाल में ही छात्रवृत्ति भी छात्रों को दी मोटिवेट करने के लिए, और वहीं स्वास्थ्य से संबंधित काफ़ी सुविधाएं भी आपने प्रदान करी। किस तरीके से कल्पना रखते हैं कि विकसित भारत? देखिए, ये जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री ने लिया है कि 2047 तक हमें अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, इससे मैं बहुत प्रेरित हूँ और इससे मैं समझता हूँ पूरा देश प्रेरित है। और इसमें हर नागरिक की अपनी अपनी भूमिका होगी। जब हम हर व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरणा लेकर अपना अपना योगदान देश को विकसित करने में करेगा, तभी जाकर के हमारा देश विकसित हो सकता है, जिसमें देश की पूरी जनता खुशहाल और संपन्न हो सकती है। तो मैं अपनी तरफ से कुरुक्षेत्र में जो हमारे लाखों लोग हैं उनके साथ मिलकर, हम सब मिलकर हम काम कर रहे हैं कि किस तरह से हरियाणा तो बहुत पहले होना चाहिए, 2047 तक तो पूरा देश एक विकसित राष्ट्र बनेगा, लेकिन हरियाणा पहले से ही अग्रणी राज्य है और हरियाणा के अंदर तो हम अगले 10-11 साल के अंदर हम विकसित हो सकते हैं। अभी भी हरियाणा में बहुत विकास हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हम हरियाणा को अगले 10-11 सालों के अंदर ही हम इसको विकसित राज्य बना देंगे।
जैसा कि मैंने अभी अपनी स्टार्टिंग में कहा कि प्राचीन भारत के किस्से कहानियों में कुरुक्षेत्र के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है, और आज भी देख रहे हैं दुनिया भर से जो काफ़ी पर्यटक हैं कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्ट से ले रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, गीता महोत्सव देश भर में धूम मचा रहा है। क्या कुछ करने वाले हैं आप आने वाले दिनों में कि ताकि कुरुक्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाए? देखिए, कुरुक्षेत्र विश्व का धर्म क्षेत्र है और मेरा कर्म क्षेत्र है, और कुरुक्षेत्र के विकास के लिए हम हर कदम उठाएंगे। हरियाणा सरकार ने बहुत काम किया है कुरुक्षेत्र के विकास के लिए, और बहुत अभी काम चल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगले 6 महीने के अंदर वो सारे काम कंप्लीट भी हो जाएंगे और कुरुक्षेत्र बहुत खूबसूरत शहर बनेगा। और बहुत, जैसे आपने कहा कि बहुत लोग जो है धार्मिक पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन के लिए भी लोग बहुत वहाँ पर आते हैं, लाखों लोग आते हैं। और कुरुक्षेत्र गीता स्थली है जहाँ भगवान कृष्ण ने महाभारत के दौरान गीता का उपदेश दिया, और गीता का उपदेश से पूरे विश्व को लाभ मिला है। पूरे विश्व के अंदर जो है गीता से लोग प्रेरणा लेते हैं। तो उसका भी जो है हमने, जब हम गीता जयंती मनाते हैं हर साल, तो गीता जयंती भी बड़े रूप में मनाते हैं। हम चाहते हैं कि और लोग जो है गीता से प्रेरणा लेकर, भगवत गीता से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को और अच्छा बनाएं। तो इसलिए ये सब मूवमेंट चालू है और इसको हम निरंतर इसको और बढ़ा रहे हैं। तो मैं अगले कुछ सवाल राजनीतिक पूछूंगा आपसे। एक पॉलिटिशियन के तौर पर आपने अपने को ढाल लिया है कि जिस तरीके से तमाम चीज़ों पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, बयानबाजी होती है, ऐसे में नवीन जिंदल अपने आप को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो भी विषय हो उसको जितना, जैसे मैं समझता हूँ, जैसे मैं जानता हूँ, उसके हिसाब से हम उसके ऊपर अपना हम काम करते हैं, और हम काम करने में हम विश्वास करते हैं। जब हम अगर अच्छा काम करेंगे तो भी राजनीति के अंदर उसको भी जो है गलत कहने वाले बहुत लोग आ जाते हैं। तो हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। अगर हम ईमानदारी से काम करते रहें तो मैं समझता हूँ कि हमारे साथ ईश्वर का भी आशीर्वाद हमारे साथ होगा। और फिर जो है हम परवाह ना करें कि कोई अगर हमारे को लोग कोई किसी तरह के लांछन लगाते हैं, किसी तरह कुछ गलत बोलते हैं, तो हमें जो है अपने काम के ऊपर लगे रहना चाहिए और लोगों की सेवा करते रहना चाहिए। यही मैं समझता हूँ कि हमारा धर्म है, और इसी के ऊपर हमें लगे रहना चाहिए। ईश्वर का आशीर्वाद तो आपके पास है और वहीं कुरुक्षेत्र की जनता का भी आशीर्वाद है, तभी उन्होंने आपको विजयी बनाया। सुशील गुप्ता काफ़ी टक्कर दी उन्होंने आपको, मगर वो पराजित हुए। सवाल ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस अभी हर जगह यात्रा निकाल रही है, हरियाणा मांगे हिसाब, और बार बार वो कह रही है कि इस बार हिसाब देना पड़ेगा, और 90 में से 70 सीटों का दावा कर रही है। आपके पास भी जिम्मेदारी दी होगी पार्टी में किस तरीके से काम करना है, ब्लॉक लेवल पे, बूथ लेवल पर जुड़ना होगा। तो देखिए, कोई भी दावा कुछ भी कर सकता है, और हिसाब मांगने को हिसाब मांग सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, और हरियाणा की जनता जो है उनको हिसाब दे देगी। और जब नतीजे आएंगे तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही स्पष्ट नतीजे आएंगे, और तीसरी बार भी हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और नायब सैनी जी हमारे दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। एक सवाल ये कि नवीन जी, जिस तरीके से हमारे खिलाड़ियों ने काफ़ी अच्छा ओलंपिक्स में भारत का परचम लहराया, कई ऐसे खेल रहे जहां हम बड़े ही कम मार्जिन से पराजित हुए। ना उम्मीद तो है कि शायद वहां पे हम जीत सकते थे, मगर ऐसे कई मनु भाकर हैं, विनेश फोगाट हैं, जो हरियाणा नहीं कई जगह पर हैं और उनका टैलेंट लुप्त है। उनको आगे लाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कई बार जीतने वाले में और हारने वाले में अंतर बहुत ही कम होता है। और ओलंपिक्स जो है ये श्रेष्ठतम ये खेल हैं पूरे विश्व के, और इसमें जो है हमारे खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके ऊपर हमें बहुत गर्व है। और हरियाणा की जनसंख्या केवल 2% है, लेकिन फिर भी हमेशा आप देखेंगे कि 80% से अधिक मेडल हरियाणा में मिलते हैं, क्योंकि हरियाणा हमेशा खिलाड़ियों को बहुत सम्मान देता है। हरियाणा के खिलाड़ी बहुत प्रतिभाशाली हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा देश इतना बड़ा है, हमारे मेडल और अधिक आने चाहिए। उसके लिए सब लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए सिर्फ कोई सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की, समाज की, परिवारों की, हम सबकी जिम्मेवारी बनती है
कि हम अपने खिलाड़ियों को बचपन से उनको हम प्रोत्साहित करें। इसके ऊपर काम चल रहा है। और लेकिन और बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ जितना आज एफर्ट हम डाल रहे हैं, इसका 10 गुना ज़्यादा हम एफर्ट अगर करेंगे, इसके अंदर प्रयास करेंगे, प्रोत्साहन देंगे, खिलाड़ियों को बचपन से देंगे, तब जाकर के जो है हमारा स्तर खेलों के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय खेलों के अंदर और बढ़ेगा। क्योंकि हमारे खिलाड़ियों में प्रतिभा है, खास करके जिससे तीरंदाजी है, शूटिंग है। मैं खुद एक नेशनल लेवल का शूटर रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कि हमारे शूटर्स दुनिया के किसी भी शूटर से कम नहीं हैं। तो और मनु भाकर जो है, बहुत से, जैसे आपने कहा कि ऐसे हमारे देश में हजारों ऐसे शूटर्स हैं, उनको ठीक उनको अपॉर्चुनिटी मिले, उनको ठीक अवसर मिले, उनको ट्रेनिंग करने के अच्छे कोचेज हों, अच्छी जो हमारे हम स्टेडियम तो बनाते हैं, लेकिन स्टेडियम के अंदर कई बार कोचेज नहीं होते। हम स्टेडियम बनाते हैं लेकिन वो स्टेडियम बंद रहते हैं। तो इसलिए अब मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जितने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितने स्टेडियम हैं उनको पूरा एक्टिवेट करें, उनको साफ सुथरा अच्छा रखें, उनके अंदर सब तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हों, अच्छे अच्छे कोचेज़ हों। तो इस तरह से अगर पूरे देशव्यापी अगर इस तरह से हम काम करेंगे, मुहिम छेड़ेंगे और जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनको पूरा प्रोत्साहन देंगे, तो ज़रूर हमारे देश का हमारा नाम रोशन करेंगे हमारे खिलाड़ी, और हम जो है हमारा प्रदर्शन आगे आने वाले खेलों के अंदर और कहीं ज़्यादा बेहतर हो सकता है। खिलाड़ियों को राजनीति से कितना दूर रहना चाहिए? जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा कि अगर हरियाणा सरकार सिल्वर मेडल वाली सुविधा दे रही है विनेश फोगाट को, हम होते तो गोल्ड मेडल दे देते, हम होते तो राज्यसभा भेज देते। देखिए, ये सिर्फ जो है, जैसे किसको कहते हैं कि वन अपमैनशिप, तो सिर्फ जो है ये इस तरह की मैं समझता हूँ कि खेलों को लेकर हम सब जो है, हम सबको सर्वसम्मति से हमें काम करना चाहिए। और खेलों के अंदर जो है ये तुच्छ राजनीति नहीं करनी चाहिए। खेलों को जो है राजनीति ना करके खेलों को, खिलाड़ियों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जो भी अगर और कहने की बात नहीं है, अगर जो आप करना चाहें वो आप करके बताएं, करके दिखाएं। ठीक है, जो हर व्यक्ति जो है अगर मैं कुछ बोलता हूँ ये करना चाहिए, तो मुझे करके दिखाना चाहिए, ना कि सिर्फ बोलना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। और मैं बहुत आभारी हूँ हरियाणा सरकार का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, जो उन्होंने सब खिलाड़ियों के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए बहुत कुछ किया है और करने जा रहे हैं। एक सवाल सर, जिस तरीके से अभी नेशनल मुद्दा बन चुका है और आज ही भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को जवाब भी दिया है कि आपने सुना होगा कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस का जवाब दिया है बीजेपी ने, रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस मुझे इसके विपक्ष बारे के में मैंने अध्ययन नहीं किया है, और इसमें जो भी बात होगी वो सारी सामने आ जाएगी। मैं इसमें कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ मैं। अच्छा, ठीक है सर। एक आखिरी सवाल, कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं और क्या जिम्मेदारी पार्टी हालाकमान की तरफ से आपको जिम्मेदारी दी गई है? तो देखिए, मुझे कोई किसी को जिम्मेदारी देने की आवश्यकता नहीं है, और मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारी तीसरी बार हमारी हरियाणा में सरकार बने। हरियाणा के लोग चाहते हैं कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बने, और इसके लिए जो है जो भी मैंने शुरू कर दिया है काम। मैं काम कर रहा हूँ, जगह जगह जा रहा हूँ, गांव-गांव जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, और सभी जगह लोगों में बहुत उत्साह है। लोग बहुत खुश हैं कि नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। लोग वो क्योंकि विकास पुरुष हैं, वो लोग जानते हैं उनको, और हम लोग जानते हैं कि आज केंद्र के अंदर आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि अगले 5 साल तक हमारी सरकार है केंद्र के अंदर। और लोग जानते हैं इस बात को कि हरियाणा के अंदर भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तो जिस तरह से पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में काम किया है, हर वर्ग के हित के लिए काम किया है, तो आने वाले 5 सालों के अंदर भी ये डबल इंजन की सरकार, कि केंद्र में भी बीजेपी गठबंधन की सरकार और हरियाणा में बीजेपी की सरकार जो है, दोनों मिलकर के लोगों के हितों के लिए बहुत अधिक काम कर सकती है। बातचीत करने के लिए तो आप सुन रहे थे नवीन जिंदल को। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी आगामी समय में हरियाणा के लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है।